वेलकम टू जीएस वाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत हृदय से प्रसन्नता हो रही है और हृदय से मैं इस बात का आभारी भी हूँ कि आज हमारे चैनल की सदस्यता लगभग 450 पहुँच गई है। ये आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों ने जो भरोसा इस चैनल पर जताया है, जो हमारे ऊपर ये भरोसा आपने जताया है, मैं 100% उस भरोसे पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। समय की इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं, इसलिए बिना किसी अन्य बात के किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और जहाँ की हम लोग इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में देखते हुए आगे चल रहे थे, हम लोग संविधान सभा की बात कर चुके थे। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे बात करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो किस चीज पर होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर होगा। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रियम्बल। तो अगर हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना क्या है या किसी भी देश की प्रस्तावना क्या होती है संविधान की, तो अगर हम देखें दुनिया में सबसे पहला ऐसा देश जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में हिस्सा दिया, तो विश्व का सर्वप्रथम देश, विश्व का प्रथम देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को जगह दी, ये प्रस्तावना को जगह देने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यानी अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को रखा और अमेरिका ही दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान लिखने वाला देश भी है। हालांकि ये विचार पहले फ्रांसीसियों के मन में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित संविधान होना चाहिए, ऐसा विचार किसके दिमाग में आया, तो ये फ्रांसीसियों की देन है। परंतु फ्रांसीसी लिख पाते इसके पहले अमेरिकन ने लिख डाला है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न सिंपल ये पूछा जाए कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो उत्तर आपका फ्रांसीसी नहीं होगा, अमेरिका होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रखना है। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान भी अमेरिका है और पहला देश जिसने अपने संविधान के प्रस्तावना में प्रस्तावना को रखा है वो भी अमेरिका है। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जो लिखा हुआ जो भाषा है इस प्रस्तावना की। अब हम बात भारतीय संविधान की कर रहे हैं, तो जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने भाषा को लिया है। परंतु इस बात को ध्यान रखना है, जो हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सब एक ही सेंटेंस में लिखा गया है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भाषा जिसमें लिखा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। लेकिन यहां एक बात बारीकी और ध्यान रखना है, उसमें जो पहला ही शब्द है, इसी प्रस्तावना का जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग शब्दावली हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, ये यूएसए से है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए हम भारत के लोग, ये शब्दावली हमारे प्रस्तावना की वो कहां से आई है, तो अमेरिका के संविधान से आई है, हम भारत के लोग। और पूरी भाषा अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमारे संविधान में जो लिखी गई, इस प्रस्तावना के बारे में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछता है कि ये बताइए इस प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है। तो आधार अगर बेस पूछे आपसे, तो प्रस्तावना वही दस्तावेज है, वही डॉक्यूमेंट है जो 8 अनुच्छेदों वाला डॉक्यूमेंट, जिसमें 8 धाराएं थी, और ये 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव। तो वास्तव में अगर हम देखें तो इसका आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब रखा गया था, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। हालांकि इसको उस समय स्वीकार नहीं किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे, तो अगर हम बात करें तो उस समय उसमें 8 धाराएं यानी 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को रखा जरूर गया था, परंतु इसको स्वीकार वहां नहीं किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको जाकर के स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हम लोग अलग अलग परिदृश्य से, देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग भावनाओं को लेते हुए, अलग अलग धार्मिक परंपराओं से प्रेरित होकर, इकट्ठे होकर संविधान लिख रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, हम देश को क्या बनाना चाहते हैं, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख आधार है। तो अब हम ये देख लिए कि संविधान की प्रस्तावना, कुछ बेसिक चीजें अभी हम लोगों ने प्रस्तावना की सीखी हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना वास्तव में इसके बारे में कुछ प्रमुख कथन क्या क्या है। जब किसी बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ प्रमुख कथनों पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को लेकर के क्या कथन है और कौन से विशेषज्ञ ने इस प्रस्तावना के बारे में क्या चीज कही हुई है। तो प्रस्तावना से संबंधित अगर हम बात करें प्रमुख कथन, स्टेटमेंट जो है वो क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक प्रकार से हमारे संविधान का परिचय पत्र है। जैसे एक व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड होता है और उस व्यक्ति की पूरी सूचना उसमें दर्ज होती है, ठीक वैसे ही हमारे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड, एक परिचय पत्र है संविधान की प्रस्तावना। तो ये बात किसने कहा है, N.A. पालकीवाला साहब ने कहा है।
N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला साहब के द्वारा ये कहा गया है कि एक परिचय पत्र है। एक कथन आपको ध्यान रखना है। दूसरा कथन आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए किसने कहा था कि बहुत लंबे समय से जो हमारे सपने देखे जा रहे थे, दीर्घकालिक सपने, किस बात के सपने, कि भारत एक संविधान बनाएगा, हम लोगों की संविधान सभा होगी और हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम अपने संविधान से देश को चलाएंगे। ये जो एक लंबा समय और लंबे समय तक हम लोग सपना देखते रहे, ये किसने कहा कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। देखिए कथन बहुत भावुक कर देने वाला भी है और बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए भी है। दीर्घकालिक सपनों का विचार ये कहा है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर साहब ने। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ये अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर साहब कौन है? ये आपके जो प्रारूप समिति बनी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, पांडुलेखन समिति है, मसौदा समिति है, सब उसी के नाम है। उसके जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं, उसी के एक सदस्य हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। उन्होंने कहा है कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तीसरी बात, देखिए आप लोगों से ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अगर चैनल पे विश्वास के साथ जुड़े हैं तो छोटे या बड़े किसी भी एग्जाम को पैरामीटर मानते हुए हर एक पहलू को जब आप समझते हुए चलेंगे तो संविधान जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया गया है जिसमें लोगों को रोचकता उत्पन्न नहीं होती, बहुत रोचक विषय है, बहुत आनंद के साथ आप इसे पढ़ेंगे, एक अलग ही स्वाद के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, बहुत बेसिक से हम लोग चलते चलेंगे। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहने वाले कौन है? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर साहब है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि किसने कहा है कि ये जो संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के बारे में किसने कहा कि यह संविधान की आत्मा है? आत्मा है अगर कहा जाए तो ये किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा। ये ठाकुरदास भार्गव का स्टेटमेंट है। तो ठाकुरदास भार्गव का ये कथन है कि संविधान की आत्मा है। इन्होंने ही कहा ये संविधान की कुंजी है और इन्होंने ही, ठाकुरदास भार्गव ही नहीं कहा कि ये संविधान का आभूषण है। जिस प्रकार एक मनुष्य आभूषण पहनकर अपनी सुंदरता को बना देता है, ठीक उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना ही उसका आभूषण है, यानी ये उसका ज्वेल सेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ज्वेल सेट कहा जाए, अगर की कहा जाए, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुंजी है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी शब्दावली। और इन्होंने ही ये भी कहा था कि हमारे देश की प्रस्तावना संविधान की वह सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे देश के संविधान के बारे में हर एक बात को समझ सकता है। ये सारे कथन प्रस्तावना को लेकर पंडित ठाकुरदास भार्गव के हैं। पंडित ये हैं, नाम इनका ठाकुरदास भार्गव है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव का स्टेटमेंट है। चौथी, अगर हमसे पूछा जाए कि किसने कहा था कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में जब जन्म कुंडली बनवाई जाती है तो उस व्यक्ति के समस्त घटनाओं को उसमें संकलित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य की एक राजनैतिक जन्मपत्री है, एक राजनैतिक जन्म कुंडली है। ये शब्दावली प्रस्तावना को लेकर किसने दिया? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी साहब ने दिया। अगर पूछा जाए किसने कहा कि ये एक राजनीतिक जन्मपत्री है, तो ये प्रसिद्ध कथन है आपका कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी साहब का। और ये जो के मुंशी साहब हैं, ये कौन है? ये भी आपके एक सदस्य हैं अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की तरीके से प्रारूप समिति के, और ये प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे। बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात यहां पर है, हमारे स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे, उनमें से 6 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेसी थे। एक सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह साहब को छोड़ दे मुस्लिम लीग के सदस्य थे, बाकी सभी के सभी सदस्य उसमें कांग्रेसी थे। लेकिन मूलतः कांग्रेसी, जिसने कभी कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, वो थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी साहब। उनका कथन यह है कि यह राजनीतिक जनपत्री है हमारे लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य की। तो अगर आपसे पूछा जाए N.A. पालकीवाला साहब का स्टेटमेंट, ये दीर्घकालिक सपनों का विचार वाला स्टेटमेंट, ठाकुरदास भार्गव साहब का स्टेटमेंट, राजनीतिक जनपत्री का स्टेटमेंट, लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुंजी इन्होंने कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये संविधान का कुंजी नोट है, ये कुंजी नोट किसने करार दिया, तो ये की नोट, कुंजी नोट करार देने वाले कौन है? ये है अर्नेस्ट बारकर साहब। ये कथन है अर्नेस्ट बारकर साहब का। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चलें और सब चीजें कंठस्थ करते हुए अपने माइंड में स्टेप बाय स्टेप चीजों को बैठाते हुए चलते जाएं। अब हम इसको आप नोट कर लें, फिर इसे हम हटा के आगे की बातचीत करते हैं कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इस संविधान की प्रस्तावना को जो आत्मा कहा है, इस आत्मा का समर्थन कर दिया था हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने। और आप जानते हैं कि ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हैं, ये कौन है? ये हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब 2 चीजों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ही कहकर पुकारा है। इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा है। बात प्रस्तावना के बारे में चल रही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे हैं, सीजेआई रहे हैं, और ये 11वें क्रम के सीजेआई थे। और आपको ये बात पता है कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। और कार्यकाल में मृत्यु हो जाने के बाद हमारे संविधान का प्रावधान ये है कि यदि राष्ट्रपति कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अनुच्छेद 65 ये कहता है संविधान का कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंटिल एंड अनलेस द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज नॉट बीइंग इलेक्टेड। यानी जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुना नहीं जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट साहब एक प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी साहब। तो वीवी गिरी साहब क्या हो गए?
कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यवाहक के पद पर 6 महीने से अधिक का कार्यकाल नहीं होगा, यानी 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति के चुनाव कराकर और एक रेगुलर राष्ट्रपति लाना होता है, चुना हुआ राष्ट्रपति लाना होता है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इलेक्शन लड़कर के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से। अब देखिए विषम परिस्थिति पैदा हो गई, राष्ट्रपति साहब की कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की, वीवी गिरी साहब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति है नहीं, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब कौन राष्ट्रपति का कार्य करे, और राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं होगा। 52 अनुच्छेद कहता है देश का एक राष्ट्रपति होगा, यानी हर समय देश का राष्ट्रपति होगा, चाहे वो कार्यवाहक कोई क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। तुरंत हमारे संविधान में इस बात का भी प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो कार्य करेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसे रहे हैं, 11वें नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया है। तो पूरी बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि जो पंडित ठाकुरदास भार्गव साहब कहते हैं कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, हम भी मानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये कथन इनका मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का। फिर अब हम लोग आगे की बातचीत करते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहे, फैक्ट्स जो भी आपको नोट करने लायक लगे उनको नोट करते रहे, एक बेहतर समझ पैदा करिए आप भारतीय संविधान की। अब देखिए जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा वास्तव में समर्थन किया है, क्योंकि प्रस्तावना आत्मा है। देखिए आत्मा को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को रहते हैं। आत्मा को लेकर कंफ्यूजन नहीं, मतलब कहने का मतलब आत्माओं को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। आत्मा शब्द संविधान के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा अलग अलग चीजों को अलग अलग व्यक्ति ने कहा है, तो जिसने जो कहा है हम उसको यहां पर शॉर्टकट बात कर दे रहे हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ये अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ये ठाकुरदास भार्गव साहब हैं। तो ठाकुरदास भार्गव साहब ने क्या कहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा है। फिर अनुच्छेद 32 जो भाग 3 का हिस्सा है, मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब एक महाअधिकार पत्र है जो हमारे नागरिकों को अधिकार देता है। उस भाग 3 में जो 12 से 35 नंबर के अनुच्छेद तक के बीच में लिखा हुआ है, उसमें अनुच्छेद नंबर 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि अगर किसी के नागरिकों के मौलिक अधिकारों हनन हुआ है तो उसके लिए वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। यही वो हमारे पास अधिकार है जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ना जाना चाहे तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, परंतु जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता हमारे पास कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 32। यानी नागरिकों को इतनी पावर है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बात किया जाए इस अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, तो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था। अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है, तो ये अंबेडकर साहब ने कहा है। फिर अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में किसने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है? यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन, ये ग्रेनविल ऑस्टिन कौन है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। इसकी बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो अगर हम बात करें, ये ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आत्मा कहा है। तो आत्मा नाम से कई सारे कथन हैं, उनको हमने यहां समराइज कर दिया हुआ है। अब हम लोग आगे संविधान की प्रस्तावना पे बातचीत करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। और अब हम लोग बात प्रस्तावना को समझने को लेकर आ चुके हैं। प्रस्तावना पे हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के, कितने प्रकार के संविधान की प्रस्तावना में हमारे न्याय का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय हैं? अगर हम बात करें न्याय कितने प्रकार के हैं, तो देखिए 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं हमारे न्याय के? कहा गया एक है सामाजिक न्याय, ये एक सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। किसी व्यक्ति के प्रति रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ समाज न्याय करेगा, यह है सामाजिक न्याय। कहा गया आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय यानी अर्थ के आधार पर, पैसे के आधार पर ऊंच नीच की कोई बात नहीं होगी। जहां पर अर्थ की बात होगी, सरकार ऐसी योजनाएं बनाएगी कि उसका लाभ सबको बराबर मिले। आर्थिक न्याय होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछेगा और कौन सा न्याय, तो यह है राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से अपनी बात रखने का बराबर का अधिकार होना चाहिए। हमारे वोट की, राजनीतिक वोट की वही वैल्यू होगी जो अंबानी साहब के वोट की वैल्यू होगी, भले ही वो कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। उनका वोट अगर डाला जाएगा तो 1 के बराबर काउंट होगा। हमारा भी अगर वोट ईवीएम पे डाला जाएगा तो 1 के बराबर काउंट होगा। इसका मतलब हमारे देश में पॉलिटिकल जस्टिस है, राजनीतिक न्याय है। इसी क्रम में न्याय है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय है। किस क्रम में है? आजकल ऐसा ट्रेंड चल चुका है, प्रश्न में पूछता है कि किस क्रम में आपके प्रस्तावना में शब्द लिखे हैं, उसी क्रम में हम लिख रहे हैं
हैं। पहले है सामाजिक न्याय, फिर है आर्थिक न्याय और फिर है राजनीतिक न्याय। ये तीनों प्रकार के जो न्याय के आदर्श हैं ये 1917 की हम लोगों ने रूसी क्रांति से लिए हुए हैं। यानी इसका संबंध 1917 में होने वाली, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि रूस की क्रांति क्या थी। रूस की क्रांति 1917 से हम लोगों ने ये आदर्श उठाए हैं, संविधान में जो न्यायिक आदर्श हैं वहां से लेकर आए। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। फिर आपसे बात करेगा कि आप ये बताइए कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। देखते हैं हम लोग कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कहा गया हम लोगों को विचार की स्वतंत्रता है, हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता है, हम लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है और हम लोगों को उपासना की स्वतंत्रता है। विचार, हमारे भीतर क्या विचार आ रहे हैं, क्या आइडियाज आ रहे हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति, उनको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है हमारे पास। विश्वास, किसी भी चीज में विश्वास, आस्था ये रखने की हमारे पास स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। उपासना, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता नहीं है राज्य की। ये सारी स्वतंत्रताएं, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना इसी क्रम में संविधान में लिखे हुए हैं। तो इनके क्रम का भी ध्यान रखें। बार बार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं। प्रश्न प्रस्तावना से जब भी आता है वही 3-4 लाइनें लिखी हुई है प्रस्तावना के, और जब से प्रश्न बन रहे हैं हर बार नए प्रकार के प्रश्न बनाने की कोशिश रहती है एग्जामिनर की। इसलिए आप हर एक चीज को बहुत सिंपली समझते चलें। यहां पर अगर बात किया जाए कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार की समानता है, तो आप कहेंगे समानता यहां 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा, गरिमा, इसकी समता होनी चाहिए। एक अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। यह हमारे 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। यानी समानता कितने प्रकार के संविधान में उल्लेखित है? 2 प्रकार के उल्लेखित है। आपसे कहेगा कि आप ये बताइए कि ये जो समानता, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा, ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए हैं? ये हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आए हैं। सॉरी, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता, समानता यानी समता और बंधुत्व यानी भाईचारा, इसका जो हम विचार लेकर आए हैं ये कहां से लेकर आए हैं? 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति से इसका संबंध है। तो इसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। ये पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से इसका संबंध है। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां से लेकर आए हैं। तो इस प्रकार आपके संविधान में जो शब्दावली लिखी है इसकी हम लोग प्रस्तावना की बातचीत कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो ये जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, फिर प्रश्न आपसे पूछेगा, आप ये बताइए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में आपकी कौन कौन सी शब्दावली, क्या क्या सूचनाएं देती है प्रस्तावना? तो आपसे कहेगा कि प्रस्तावना किस बात की सूचना देती? तो देखिए, किसी भी देश की प्रस्तावना क्या क्या सूचना देती? एक सूचना इस बात की देती है कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। और जब भी हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, पहला ही शब्द लिखा है हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान की शक्ति किसमें निहित करती है? तो हम भारत के लोग यानी जनता में निहित है। देखिए, हमारे देश की संविधान का अगर हम बात करें तो लिखा है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी, लेकिन संविधान सभा की खूबसूरती देखिए, उसने संविधान सभा ने ही एक्सेप्ट किया है संविधान को, लेकिन फिर भी क्रेडिट संपूर्ण भारतीय जनता को दिया कि हम भारत के लोग, यानी हमारे यहां शक्तियां किसमें निहित हैं? संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। इस बात को ध्यान रखिए। प्रश्न पूछा जाता है भारत में संविधान के अनुसार कौन शक्ति का स्रोत है? जनता स्रोत है, या फिर संसद स्रोत है, या फिर सरकार स्रोत है, या फिर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट स्रोत है? तो सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है, गार्जियन है, शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, यानी हमारे भारत की जनता है। तो यह प्रस्तावना को देखकर स्पष्ट होता है। तो प्रस्तावना एक सूचना इस बात की देती है कि शक्ति का स्रोत कौन है, और शक्ति का स्रोत कौन है? वो है भारत की जनता है, पब्लिक है। दूसरी बात, आपसे पूछे कि देश की प्रकृति के बारे में, देश का जो नेचर है, इस देश के नेचर के बारे में बात करती है। किस प्रकार का देश का प्रकृति है? क्या हम संप्रभु हैं या नहीं है? सोवरेन, संप्रभु माने सोवरेन। इसका अर्थ होता है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है तो वो संप्रभु है। भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी देश, किसी संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र अथवा राष्ट्रमंडल, भारत 1949 अगर बात करें, मई 1949 संविधान सभा ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल क्या होते हैं? कॉपी में नोट करिएगा। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह होता है जहां कभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ब्रिटेन का शासन रहा हो। ऐसे देशों का समूह राष्ट्रमंडल कहलाता है, कॉमनवेल्थ कहलाता है। भारत संविधान सभा के द्वारा मई 1949 1949 इसमें भारत की संविधान सभा ने पुष्टि कर दी थी कि भारत सदस्य है
कॉमनवेल्थ का। परंतु भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी संप्रभुता कहीं से छिनी हुई है। हम संप्रभु हैं, देश संप्रभु है, इसलिए क्योंकि हम आंदोलन में ब्रिटेन से पूछने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम संप्रभु हैं। दूसरी बात, भारत 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध ना हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य 1945 में भारत बन गया, 1945 में बना। लेकिन भारत अपने संप्रभु निर्णयों को, यानी अपने देश के आंतरिक हिस्सों में या बाह्य हिस्सों में निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हमारी संप्रभुता किसी प्रकार से इस बात से नहीं छिन जाती कि हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इस बात से नहीं छिन जाती कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए, कभी आंसर राइटिंग की जरूरत पड़े तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो संप्रभु हैं, यानी हम अपने आंतरिक मामलों में, चाहे हम किसी देश के किसी हिस्से को हम किसी दूसरे को सौंपना चाहें, उस पर हम अपना अधिकार त्यागना चाहें, या फिर किसी दूसरे हिस्से को हम अपनाना चाहें, उस पर अपना अधिकार जताना चाहें, वो हुआ बाह्य निर्णय। अपने देश के हिस्से को छोड़ना चाहें, ये हुआ आंतरिक निर्णय। इसको लेने के लिए किसी दूसरे देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी संप्रभुता है, सोवरेनिटी है। तो इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, हम संप्रभु हैं, ये पता चलता है, ये पहली चीज पता चली। दूसरी, इससे संप्रभुता की बात पता चलती है। दूसरा हमारा क्या पता चलता है, हम लोग लोकतांत्रिक है। यहां शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। हम लोग डेमोक्रेसी हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है। जब भी बात डेमोक्रेसी की आए और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब का नाम ना आए, संभव नहीं है। अब्राहम लिंकन साहब बहुत मोटिवेशन, हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। बेसिकली मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो अब्राहम लिंकन साहब, और दूसरा अगर किसी का हम नाम लें तो स्वामी विवेकानंद साहब। इन दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखा है हमने अपनी लाइफ में, और हम चाहते हैं आप भी अपना आदर्श इन लोगों को बनाएं और उनसे सीखिए। देखिए, अब्राहम लिंकन अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अमेरिका में उन लोगों के कल्याण के लिए अपना न्यौछावर कर दिया जिन लोगों को कभी वैल्यू नहीं मिल रही थी। यही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत में किया था। तो दलितों के उत्थान के लिए, जो वंचित वर्ग था, आजकल के हमारी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को केवल दलितों का चेहरा बना दिया गया है, परंतु वो जो शोषित वंचित वर्ग था उसके उत्थान की बात करते थे। हालांकि वो दलित के नेता बना दिए गए, ऐसा हमारे देश में थोड़ा सा जो कि दुनिया में आप अगर देखें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने पीएचडी करी थी, तीन पीएचडी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास। संविधान सभा का अगर हम अपने संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव साहब को छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जहां पर उनके समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे जिस समाज से बिलोंग करते थे, जिस वर्ग से आते थे, उस वर्ग में किसी को चौथी पास करने की आजादी नहीं थी। चौथी क्लास, पीएचडी है, 3 पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी है, लॉ में पीएचडी। समझिए उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को भारत में वैल्यू नहीं दी जा रही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर गेट पर, मेन गेट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। अगर आप कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं अमेरिका में, वहां पर जाइए, उनके गेट पे एक ही मूर्ति लगी हुई है, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की लगी हुई है। उनके ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, जहां से पढ़ के आए वो लोग मान्यता दे रहे हैं। जहां पर संविधान में इतना बड़ा योगदान दिया, इस देश में रहे, उस देश के लोग उनको एक राजनीतिक चेहरा बना करके पेश करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बहुत ज्यादा इस पे बातचीत नहीं करते हैं। देश लोकतांत्रिक है, इसकी बात डॉक्टर, अगर हम बात करें यहां पर तो अब्राहम लिंकन साहब का, उन्होंने कहा था जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, फॉर द पीपुल बाय द पीपल, फ्रॉम, अगर हम बात करें जनता का, यानी ऑफ द पीपुल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन होता है, यही लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है। भारत में ऐसी ही कुछ व्यवस्था है। हम ही लोगों में से कोई व्यक्ति चुना जाता है और वही व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है। तो जनता का ही शासन हो रहा है, जनता के लिए ही शासन हो रहा है, और जनता में से ही कोई जाकर प्रतिनिधि चुन के गया है, इसलिए जनता द्वारा ही हो रहा है। तो ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश हमारा लोकतंत्र है। फिर अगर हम बात करें, तीसरी व्यवस्था यहां से पता चलती है, गणतंत्र। क्या भारत गणतंत्र है? गणतंत्र माने रिपब्लिक। क्या भारत गणतंत्र है? बिल्कुल है। गणतंत्र कौन सा देश होता है? देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लाई गई वो फ्रांस के संविधान से लाई गई। हमारे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। हमारा देश गणतंत्र है। किस बात से आप ये कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि जिस किसी देश में उस राष्ट्र का मुखिया, उस राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख, हमारे देश में बात करें तो राष्ट्रपति साहब, ये अगर चुना हुआ व्यक्ति होता है, निर्वाचित व्यक्ति होता है, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसको चुनकर भेजते हैं,
हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, पर जिनको हम चुन के भेजते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति साहब को, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, परंतु चुना हुआ पद है, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने कार्यभार संभाला था, देश हमारा उसी दिन गणतंत्र बना था। तो हम लोग रिपब्लिक है, गणतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पद आनुवंशिक नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित पद है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। फिर हम बात करते हैं हमारे देश के मूल संविधान में, हालांकि समाजवादी व्यवस्था शब्द लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आपको पता है ये समाजवादी शब्द हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया। ये शब्द क्यों जोड़ा गया, इस पर भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हालांकि हिंट दे देते हैं, आगे हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे देश में आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश जो बना, उसमें इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। बांग्लादेश जो कभी पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो 1971 में बन के आया, ये इंदिरा गांधी की सक्रिय भूमिका के साथ आया, क्योंकि पाकिस्तान ने जब युद्ध छेड़ा था तो अमेरिका से सहायता चाहती थी इंदिरा गांधी ने अमेरिका से बात करी। अमेरिका हमारे देश का सहायक बन नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, उनके यहाँ पूंजीवाद था, और हमारा मदद करने वाला रूस साबित हुआ, और रूस की व्यवस्था समाजवादी थी। इसलिए 71 में उस बात को जब वो वहाँ से सहायता प्राप्त करी थी, तो एक तरीके से उनका एहसान चुकाने के रूप में उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में आकर के प्रस्तावना में इस बात को लिख दिया कि हम समाजवादी हैं। हालांकि अगर ना भी लिखा जाता तो भी हम समाजवादी थे, ऐसी धारणा हमारे संविधान के आगे हम आपको बातचीत करेंगे, ऐसे डीपीएसपी से प्रूफ हो जाता है, लेकिन उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में आकर के इसको लिख दिया, और 42वें संविधान संशोधन इस 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। हालांकि ये 42वां संविधान संशोधन बहुत विवादित रहा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इतने सारे संशोधन हो गए थे कि इस संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना ही नहीं, लगभग बहुत सारे अनुच्छेदों में चेंजेस कर दिए गए, इसे मिनी संविधान कहा जाने लगा। उसी के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवाद में अगर हम बात करें तो एक कार्ल मार्क्स साहब का समाजवाद है। कार्ल मार्क्स किस बात की बात करते हैं, ये कहते हैं जो समाज का गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका जो शोषक वर्ग है जो शोषण कर रहा है, एक है शोषक वर्ग जो शोषण कर रहा है, एक शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा यह वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, समाज में इस प्रकार के वर्ग खत्म हो जाने चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। महात्मा गांधी की समाजवाद की विचारधारा अलग थी, और हमारे देश का जो समाजवाद है वो एक प्रकार से गांधी जी की विचारधारा और कार्ल मार्क्स की मिली जुली विचारधारा का स्वरूप है, और हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद है। इस लोकतांत्रिक समाजवाद की बात क्या होती, देखें आप इस चीज को समझें। लोकतांत्रिक समाजवाद वो ऐसा समाजवाद होता है जहां पर गरीबों का कल्याण, बीमारों की सहायता, उपेक्षित वर्ग का कल्याण, जन कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। तो हमारे देश में, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगर हम बात करें जहां पर पूर्णतः समाजवादी, साम्यवादी, अगर हम बात करें स्पेशली, अगर ऐसी भावना होती है तो वहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है, यानी सब कुछ सार्वजनिक रूप से उसका उत्पादन होता है। सारे उत्पादन के संसाधन, उनका नियंत्रण, उनका प्रबंधन, उनका संचालन, ये सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। परंतु आप जानते हैं हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन भी है, निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व है, और ऐसे समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करता है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हालांकि इस पे पूरा डिस्कशन हम लोग अर्थव्यवस्था के टॉपिक पे करेंगे। इतना आप समझिए, समाजवादी शब्दावली, ये सब शब्दावली हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। फिर आपसे पूछा जाए कि ये दो चीजों की जानकारी दी, और किस बात की जानकारी देता है संविधान? ये इस बात की जानकारी भी देता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था। तो तीसरी जो जानकारी हमारा ये देता है प्रस्तावना, उद्देश्य को लेकर, कि जब संविधान बनने लगा तो किस उद्देश्य के साथ, किस माइंडसेट के साथ हम लोग आए थे, हम संविधान बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, उसके लिए यहां पर बातचीत करता है। यह संविधान की प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाता है। चौथी बात जो संविधान की प्रस्तावना को देखकर स्पष्ट हो जाती है, इसके लागू होने की तिथि। तो लागू होने की अगर हम तिथि की बात करें तो यह संविधान की प्रस्तावना में ही लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949 को लिखा हुआ है। एतद द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को हम इसे क्या क्या करते हैं, एक शब्द लिखा गया, अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इसको अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं,
इनेक्टमेंट इसका, यानी इसको हम अधिनियम पे लागू कर रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, और क्या करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये क्रम भी शब्दावलिया का आप लोग ध्यान रखें हमेशा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अपने आप को सौंपते हैं, खुद को सौंपते हैं, ये भारत की जनता। यानी इतना अगर हम देखें तो ये सारी जानकारी, ये 4 प्रकार की जानकारियां हमारे इस संविधान में प्रस्तावना को देखकर उपलब्ध हो जाती हैं। शक्ति का स्रोत क्या है, देश का प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है और लागू होने की तिथि क्या है, ये संविधान की प्रस्तावना को देखकर स्पष्ट हो जाता है। फिर अब बात ये आती है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को लिखा किसने। चलिए इस बात पे बातचीत करते हैं। चलिए, संविधान का जो हमारा संविधान है, इस संविधान को लिखा किसने है। तो जब हम बात करें संविधान के लेखक, संविधान, तो जो मूल संविधान है, इस मूल संविधान की जो मूल प्रति थी वो अंग्रेजी में लिखी गई थी। इस अंग्रेजी संस्करण का अगर हम बात करें लेखक कौन है, तो लेखक है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने इसको अपनी कलम से बहुत सुंदर इटैलिक शैली में लिखा था। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा है। और अगर बात किया जाए सजावट किसने की है, तो इसकी सजावट 2 लोगों ने मिलकर करी थी। एक कौन थे, एक थे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और दूसरे कौन है, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा ब्यूहर। इनका पूरा नाम है राम मनोहर सिन्हा ब्यूहर। तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इसमें ये प्रमुख थे। इन्होंने लिखा है और इन्होंने उसको सजाया है। जैसे ये पेज है तो पेज के किनारों पर ये सजा हुआ है हमारा संविधान। ये जो सजावट की है ये नंदलाल बोस साहब ने करी है। शांति निकेतन के कलाकार हैं ये शांति निकेतन के कलाकार हैं। और अगर पूछा जाए तो मूल संविधान हो गया। फिर बात किया जाए प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की भी अगर हम बात करें तो लेखक तो वही है प्रस्तावना के, ये नारायण रायजादा साहब ही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो नारायण रायजादा साहब ही है। परंतु अगर बात किया जाए कि इसमें सजावट किसने करी है, तो इसमें सजावट करने वाले हैं राम मनोहर सिन्हा साहब, यानी राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने इसकी सजावट करी। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि जो संविधान लिखा गया, इस संविधान का हिंदी संस्करण, इस हिंदी संस्करण का लेखक कौन है, तो इसके लेखक अलग है। और वो इसके लेखक कौन है और इसके सजावट करता, इन बारीकियों को आप पकड़ते चले। इसके सजावट करने वाले कौन है, नंदलाल बोस साहब हैं, नंदलाल बोस। और अगर हम लेखक की बात करें तो ये है बसंत कृष्ण वैद्य, हिंदी संस्करण के बसंत कृष्ण वैद्य। बारीकियों को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चले। जब हम मूल संविधान की अंग्रेजी प्रति की बात करते हैं तो ये लेखक हैं और ये 2 लोग मिलकर सजाए। ये जो 2 लोग सजाए हैं, इनमें से राम मनोहर सिन्हा साहब ने प्रस्तावना को सजाया है और नंदलाल बोस साहब ने हिंदी संस्करण को सजाया है। अंग्रेजी वाले को दोनों लोग मिलकर सजाए हैं। और लेखक अगर हम बात करें तो ये प्रस्तावना के लेखक और मूल संविधान के अंग्रेजी के ये लेखक, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब हैं, परंतु हिंदी वाले के लेखक बसंत कृष्ण वैद्य साहब हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप अपने पास इस बात को रखते चले। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, बन तो गई संविधान की प्रस्तावना, और संविधान की प्रस्तावना बनने के बाद इसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया और जाकर 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू किया। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार हो गई संविधान सभा के द्वारा, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान की, जब संविधान लागू होता है तो प्रस्तावना को लागू किया गया। प्रश्न ये उठा कि ये बताइए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है क्या? एक प्रश्न, क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखिए, ये बहुत विवादित प्रश्न रहा है। बिल्कुल आसानी से इस गुत्थी को सुलझते चले जाइए। जब भी हम बात करते हैं भाग की, तो तुरंत हमारे दिमाग में ये बात समझ में आना चाहिए, यहां भाग का मतलब संविधान के वो भाग नहीं है कि संविधान के 22 भाग है, 25 भाग है। वो जो भाग है वो वाले भाग नहीं, यहां भाग का मतलब हिस्से से है कि संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो यहां पर भाग का मतलब है हिस्सा, ये बात स्पष्ट कर लीजिए। दूसरी बात, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो संविधान है, इसमें जो प्रस्तावना लिखी हुई है ये हिस्सा है या नहीं, इस बात का विवाद क्यों चल रहा था? वो इसलिए चल रहा था कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक पुस्तक खरीद के लाते हैं
और उस पुस्तक को हम खरीद के लाए। पुस्तक के ऊपर कवर पृष्ठ पे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, अंदर कोई महापुरुष का फोटो लगा है, उसके नीचे उसके विचार लिखे हुए हैं, और फिर भीतर पुस्तक की अपनी इतिहास की पुस्तक लाए तो इतिहास लिखा है, पॉलिटी की पुस्तक लाए तो पॉलिटी लिखा हुआ है, भूगोल की लाए तो भूगोल लिखा है। क्या वो जो ऊपर कोटेशन लिखी हुई है, क्या वो उस पुस्तक का भाग है? क्या वो उस भूगोल का भाग है? क्या उस इतिहास की पुस्तक का भाग है? उत्तर होगा नहीं है, क्योंकि वो तो महापुरुष की बात, वो सजावट है, उस पर लिखा हुआ, उसके विचार है, हमारे लिए अनुकरणीय है, आदर्श है, पर क्या वो भूगोल का हिस्सा है जिस पुस्तक में वो छपा है? ठीक यही विवाद था इस बात को लेकर कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के सजावट का हिस्सा है, संविधान के ऊपर से लिखने के बाद उसको रख दिया गया है, ना कि वो संविधान का हिस्सा है। इस प्रकार से विवाद चल रहा था, इसलिए ये बात विवाद की हिस्सेदारी बन गई इसमें। तो देखिए, हिस्सा है या नहीं संविधान की प्रस्तावना, जब भी हमारे देश में किसी प्रकार से संविधान को लेकर कोई एम्बिग्युइटी होती है, कोई संदेह होता है, तो उसका जो संविधान का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, वही उसको एक्सप्लेन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका एक्सप्लेन किया है। देखिए, आप एक विवाद का नाम आप जानते हैं, 1950 में एक विवाद हुआ था, गोपालन विवाद। एन गोपालन साहब, इनका विवाद मद्रास स्टेट को लेकर के था, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा स्पष्ट रूप से क्या कह दिया गया? कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। दूसरी बात क्या कही गई? ये किसी प्रकार से शक्ति का स्रोत नहीं है, ये किसी प्रकार से विधायिका को, संसद को कोई शक्ति नहीं देती। देखिए, संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना ना तो किसी प्रकार से संविधान की संसद को, यानी जो हमारी संसद है भारत की, उसको किसी प्रकार से शक्ति देती है, और ना उसकी शक्ति में कोई कटौती करती, यानी ना तो शक्ति का स्रोत है और ना शक्ति को काटती है, कम करती है, कम भी नहीं करती। दूसरी चीज, इसको लेकर के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? जो बात प्रस्तावना में लिखी है, क्या उस बात को आधार बना करके न्यायालय से उसे लागू कराया जा सकता है? प्रवर्तनीय है क्या? प्रवर्तनीय मतलब इन्फोर्समेंट, क्या फोर्सफुली उसको लागू करा सकती है न्यायपालिका? उत्तर है नहीं। यानी जो प्रस्तावना है वो ना तो प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय का मतलब इसे लागू नहीं कराया जा सकता, जो इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में उसे लागू कराने की शक्ति न्यायपालिका ऐसी नहीं शक्ति देती, यानी उसको लागू कराने की, उसको आधार बनाकर जो प्रस्तावना में लिखा है, हमारे मौलिक अधिकार छीने गए, उनको आधार बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसे लागू करा सकता है, वो हमारे अधिकार है। पर प्रस्तावना में कोई चीज लिखी हुई है, उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू नहीं कराएगा। इस प्रकार से ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसको लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरी बात, ये ना तो शक्ति का स्रोत है, यानी ना तो शक्ति देती है और ना ही किसी प्रकार से शक्ति को छीनती है, कम करती। दोनों बातें बिल्कुल माइंड में स्पष्ट रखना चाहिए। तो यहां कह दिया गया था गोपालनवाद में कि किसी प्रकार से शक्ति का स्रोत नहीं है। इसी में क्या कहा गया? कहा गया कि यह शक्ति का स्रोत नहीं है और इसका भाग नहीं है और किसी प्रकार से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसको लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय इसको आधार बना के लागू नहीं करा सकती। एक इस बात को ध्यान रखना है, कई बार केवल पूछेगा ये केस कब आया, इसको कालक्रम से, तो इस चीज को समझिए। फिर आपका एक बहुत चर्चित केस था, 1960 का था, और वो था बेरूबाड़ी यूनियन। बेरूबाड़ी दोनों ही बातें इसके लिए लिखते हैं। बेरूबाड़ी ये केस जो था, इस बेरूबाड़ी केस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का केस है। जब देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे की लाइन बहुत तिरछी थी और बिल्कुल बंटवारा कर दिया गया था ऑन पेपर। किसी प्रकार से कोई व्यक्ति वहां जाकर के, रेडक्लिफ साहब ने देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन बंटवारा करते समय वो देश में फिजिकल निरीक्षण करके नहीं किए, थाने से थाना मिलाते चले गए, पुलिस स्टेशन मिला के और ऑन पेपर मैप पे बांट दिया। इस प्रकार की व्यवस्था, हंसेंगे आप, कि एक ही देश का एक ही व्यक्ति का घर, वो घर का आंगन पड़ रहा है तो वो भारत में पड़ रहा है और द्वार जो उसके बाहर का हिस्सा है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। इस प्रकार का बंटवारा हुआ था, खिलवाड़ था। वो जो बंटवारा इस प्रकार से कर दिया गया था, उससे देश को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कुछ बेरूबाड़ी का हिस्सा, बेरूबाड़ी जगह का नाम है, वो हिस्सा जो आज की डेट में बांग्लादेश के पास है, वहाँ का हिस्सा था, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, उसको देने की बात कही। और फिर इसी में ये केस उभर के आया, क्या ऐसा सरकार कर सकती है? क्या इतनी पावर है सरकार के पास कि वो उसको किसी को दे सकती है हिस्सा? तो यहीं पर विवाद पैदा हो गया बेरूबाड़ी के केस में 1960 में। तो जब कभी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाता है। देखिए, विवाद किस बात को लेकर था? विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हमारे संविधान में इस
सरकार को या जो वर्तमान सरकार होगी, सत्ता पक्ष होगा, क्या उसके पास इतनी शक्ति है कि वो देश का कोई हिस्सा दूसरे को सौंप सकती है क्या? तो एक जो सत्ता पक्ष था वो कह रहा था हम संप्रभु हैं, और संप्रभुता यही कहती है कि हम अपने देश का दावा छोड़ सकते हैं किसी हिस्से का, दूसरे देश के हिस्से को हम ग्रहण भी कर सकते हैं क्योंकि हम संप्रभु हैं, ऐसा कर सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा था कि देश में संप्रभुता अगर प्रस्तावना में लिखी हुई है, उसको आप आधार बना रहे हो, तो उसी प्रस्तावना में यह भी लिखा हुआ है यूनिटी होनी चाहिए, देश को एकता एक रखना है, आप इसे बांट नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट टेंशन में आ गया। उसी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इंटीग्रिटी यानी उसको एक करना है, प्रस्तावना को यूनिटी रखनी है, इसकी बात कही गई। और उसी प्रस्तावना में यह भी कहा गया है संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है कि हम अपना दावा छोड़ सकते हैं, दूसरे का हिस्सा ले सकते हैं, इसकी निर्णय की स्वतंत्रता है हमें, यह संप्रभुता कहती है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यूनिटी कहती है कि हम इस देश को बिखरने नहीं देंगे, इसको जोड़ के रखेंगे। तो हम दूसरे को अपना हिस्सा दे कैसे सकते हैं? ये विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेंशन बंद करिए, बहस हटाइए और सीधे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उस पर बहस नहीं की जा सकती। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन यहीं पर क्या कहा गया? बेरूबाड़ी यूनियन में ही यह कह दिया गया फिर भी ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जब कभी किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको पढ़कर संविधान के निर्माणकर्ता क्या चाहते थे उनकी मनोदशा को पकड़ा जा सकता है, उनके उद्देश्य पकड़े जा सकते हैं। इसलिए ये नहीं समझना है कि ये भाग नहीं है तो इसको निकाल के बाहर फेंक दें। फिर भी ये भाग तो नहीं है, पर इसके जो आदर्श है, इसकी जो शब्दावली है, वो हमारे संविधान के बहुत सारे आदर्शों को स्पष्ट करती है। देखिए यहां पर साफ साफ कहा गया प्रस्तावना भाग ही नहीं है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरा केस आया और यह केस 24 अप्रैल 1973 का है। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसी दिन हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। और 24 अप्रैल 1973 यह वह तिथि है जिस दिन एक केस भारत में आया, उसने केस भारत में बिल्कुल दिशा दशा बदल दी। और वो केस कौन सा था? केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती केस। ये जो केशवानंद भारती का केस, बिल्कुल संविधान में इंटरेस्ट आप लोगों का बन रहा होगा, बिल्कुल समझते चले। ये जो केशवानंद भारती केस आया, इसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी, 13 जज थे। और जब भी हम बात करते हैं संविधान पीठ, जहां पर संविधान में कोई एम्बिग्विटी होती है, संदेह होता है, उसको स्पष्ट करने का पावर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजों की बेंच, कोई पीठ इस पर निर्णय देने के लिए बैठती है कि संविधान की व्याख्या करने बैठी है, तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यदि वो किसी और मुद्दे पर निर्णय देने के लिए बैठी है, राम मंदिर का निर्णय है, किसी और चीज का निर्णय है, तो उसे संवैधानिक पीठ नहीं कहा जाएगा। जहां संविधान की व्याख्या करने बैठे तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और इस बात को ध्यान रखना है, संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 जज होने चाहिए। 5 से कम लोग बैठ करके संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर हो सकते हैं। आज तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो बनी है 13 जजों की बनी, और वो 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती केस में बनी। और इसी केशवानंद भारती केस में क्या कह दिया गया है? देखिए, जो 13 साल पहले 1960 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था भाग ही नहीं है, 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बात को तुरंत कह दिया कि नहीं ये भाग है। ऐसा कैसे कह पाया? क्या सुप्रीम कोर्ट खिलवाड़ है क्या? नहीं, समझिए, यहां 7 जजों की पीठ थी और 7 जजों की पीठ ने फैसला दिया था बेरूबाड़ी केस में कि वो भाग नहीं है। संविधान में एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकता है। आर्टिकल 137, जो लोग अभी आर्टिकल नहीं समझ रहे हैं वो दबाव ना ले, तनाव ना ले, समय समय पर समझ में आते जाएगा। अनुच्छेद 137 इस बात की पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है कि वो अपने निर्णय को बदलने की क्षमता रखता है। यह पावर हाई कोर्ट को नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये तो अधिकारों का हनन है। ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट अगर कोई फैसला गड़बड़ कर भी देता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वहां गलती सुधारी जा सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि आप अपने फैसलों को बदल सकते हैं। यह पावर हाई कोर्ट को नहीं दिया गया। इस बात को बिल्कुल माइंड में स्थिर तरीके से नोट कर लीजिए। हाई कोर्ट को केवल इसीलिए नहीं दिया गया है, वो शक्तियों का हनन नहीं है। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना,
अगर कोई गलती हाई कोर्ट से हो जाती है, कोई गलत फैसला हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का चांस है, आप जाइए वहां, सही हो जाएगा, चेंज कर लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर गलती होती है तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट देश का एपेक्स कोर्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिमालय पर्वत है उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसी बात कहें हम, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि अब आप अपने गलतियों को, अपने फैसलों को बदल सकते हैं, आर्टिकल 137। लेकिन बदलने के लिए शर्त क्या है? जो फैसला आपने पहले दिया था उसमें जितने जज थे उनसे ज्यादा जजों की बेंच अगर आप बैठाते हैं तभी बदल सकते हैं, उनसे कम जजों की बेंच आपके फैसले को नहीं बदल सकती। देखिए कितनी खूबसूरत संविधान की नियमावली है, समझते चलिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। 13 जजों की पीठ थी, यहाँ 7 ही जज थे, उनसे ज्यादा जज बैठे, इसलिए इस फैसले को ही बदल दिया और उन्होंने कहा वो फैसला जो आया था भाग नहीं है, अब फैसला हम दे रहे हैं, संविधान का भाग प्रस्तावना है। और भाग ही नहीं बल्कि ये मूल ढांचा है, यहीं पर दिया गया मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश का संविधान। कहा गया कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है, एक बिल्डिंग होती है, उसका एक मूल ढांचा होता है, नींव। आप नींव हटा के नहीं चल सकते, आप ऊपर तोड़ फोड़ करिए, बिल्डिंग बनाइए। ये हुआ संविधान का संशोधन। संशोधन कर सकते हैं आप, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान को दोबारा नहीं लिख सकते, पुनर्लेखन नहीं कर सकते, मूल भावना ही संविधान की बदल दीजिए आप, ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूल ढांचा है, इसे नहीं बदला जा सकता, इसलिए प्रस्तावना संविधान का क्या हो गया, भाग है। ये 1973 तक बात स्पष्ट हो गई। इन दोनों केसेस के बीच 2 केस आते हैं, 1960 और 1973। उन केसेस को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आया सज्जन सिंह का केस, ये राजस्थान के सज्जन सिंह है, इनका केस आया 1965 में। इसमें एक जज ने अपने फैसले में यह कहा, जब सज्जन सिंह का फैसला दिया, कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह कह देना हमें इस निर्णय के बारे में एक बार सोचना चाहिए, ऐसी शब्दावली कही। स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वो निर्णय ठीक है कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि एक जज कह रहा है ये बात। और यहां पर अगर देखें तो 7 जजों ने कहा था बेरूबाड़ी में कि भाग नहीं है। उस 1960 के बाद ये 65 में आ रहा है, तो ये 65 में इन्होंने, सज्जन सिंह ने, इस वाले केस में क्या कहा गया कि एक बार हमें सोचना चाहिए कि प्रस्तावना भाग है कि नहीं, बस इतना कह के छोड़ दिया गया। तो प्रस्तावना से थोड़ा सा संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। कई बार केवल केस ही पूछ लेगा कब हुआ, इसको ध्यान रखना आपको। इसलिए एक केस आया पंजाब का गोलकनाथ केस। ये जो गोलकनाथ केस है, ये गोलकनाथ केस मामला है 1967 का। और इस गोलकनाथ केस में क्या कह दिया गया, देखिए इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा करकरा दे दिया कि कह दिया कि ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल है, हमेशा रहेगा, महत्वपूर्ण भाग है, ये बात कही। लेकिन यहां पर संविधान का भाग है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। कहा गया ये महत्वपूर्ण है, शाश्वत है, पर स्पष्ट रूप से जो भाग कहा गया 1973 में जाके कहा गया, 1967 में नहीं कहा गया। गोलकनाथ वाले केस में ये जरूर कहा गया कि प्रस्तावना शाश्वत है, यानी ये हमारे इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भाग है ये स्वीकार नहीं किया गया। ये बात क्यों हम कह रहे हैं कि यही बात कही फिर भी हम कह रहे हैं नहीं कहा गया, उसको समझिए। जब भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, बहुत बेसिक और बहुत नॉलेज की बात है, जब आप समझ लेंगे तो आपको वकील भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा, थोड़ा समझिए आप। जब कोई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो एक तो फैसला लिखता है और उसके नीचे फैसले के साथ एक टर्म वो लिखता है ऑबिटर डिक्टा। ये ऑबिटर डिक्टा का मतलब क्या है कि फैसला जो हमने दिया वो तो लिख दिया, अब हमारे दिमाग में क्या सुझाव है, क्या हमारे आगे के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको देता, वो फैसले का हिस्सा नहीं होते। उसमें कहा गया था, ऑबिटर डिक्टा में कहा गया था, एक तरीके से जिसकी तरफ ध्यान खींचने की बात कही गई थी, वहां कहा गया था कि ये शाश्वत है, महत्वपूर्ण है, इसलिए वो फैसले का हिस्सा नहीं था, इसलिए नहीं माना जाता कि यहां पर कहा गया है कि वो महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग यहां पर अगर कहें तो यहां कहा गया है स्पष्ट रूप से 1973 में, 67 में नहीं कहा गया। होपफुली आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फैसले के 2 हिस्से होते, एक फैसला और दूसरे में आगे के लिए निर्देश। जो आगे के लिए निर्देश कहे गए उसमें यह बात कही गई है कि क्या है कि ऑबिटर डिक्टा है, यानी हम ये कहते हैं कि ये शाश्वत है, लेकिन ये फैसले के भीतर नहीं कहा गया। यहां स्पष्ट रूप से फैसले वाले सेक्शन में कह दिया गया, इसलिए इसको माना जाता है कि यहां पर इसको भाग मान लिया गया। और देखिए ना, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, किस प्रकार से उसको हम व्याख्या करें, आगे उनकी हम बातचीत करेंगे, बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए हमारे पास, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी प्रस्तावना को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको बस समझिए। जैसे ही 24 अप्रैल 1973 को आया, देखिए 24 अप्रैल कई चीज़ों से लेकर आपके बारे में समझने लायक है चीज़, इस बात को समझिए आप। 24 अप्रैल, हालांकि जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, 1993 से
पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी हमारे देश में। पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वां संविधान संशोधन, ये 73वां संशोधन 1992 में हुआ था और अगर लागू करने की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पंचायतों के चुनाव कराने की बात की गई थी। ये जो संविधान संशोधन, यहाँ भी 24 अप्रैल और अभी हमने कहा था सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल, वो तो जन्म 24 अप्रैल 1973 को ही हुआ था। उसी दिन केशवानंद भारती का फैसला आ रहा था। तो ये समझिए आप इस बात को। अब ये बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, आप देखिए जो हमारा संविधान है, इस प्रस्तावना पे अभी बहस चल ही रही है और ये बात जैसे ही स्पष्ट हुआ, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान का भाग है और केवल भाग ही नहीं है बल्कि भाग है तो इसमें उसी प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं जैसे संविधान के अन्य भागों में। जैसे ही पावर मिला इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने कहा संविधान का भाग है, संशोधन भी किए जा सकते हैं, तुरंत संशोधन कर डाला और उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही संशोधन कर दिया। और अगर पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल है, तभी हुआ है संशोधन। और ये जो संशोधन हुआ है वो एकमात्र संशोधन हुआ है, आज तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ। और ये जो एकमात्र संशोधन हुआ वो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए। कौन से 3 शब्द? एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता, इंटीग्रिटी। समझिए, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। हमारा देश सेक्युलर है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है पूजा पद्धति, हम किसी एक पूजा पद्धति को सपोर्ट नहीं करते। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हालांकि विश्व परिदृश्य में अलग है पर भारत के परिदृश्य में लगभग एक जैसी बातें हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्म क्या है? दया, परोपकार, किसी के जीव के प्रति हिंसा ना करना, ये सब क्या है? धर्म है। धर्म से विलग कोई देश नहीं हो सकता। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश धर्म विरोधी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं है, किसी एक धर्म का समर्थक नहीं है, सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है, सभी धर्मों को बराबर महत्व देता है। ये पंथ निरपेक्षता का, धर्म निरपेक्षता का मतलब हमारे देश में लिया जाता है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी पूजा पद्धति को आप मान सकते हैं, उसको लेकर चल सकते हैं, सरकार का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं है, हर धर्म को हमारा देश महत्व देगा, ये है हमारी मतलब। समाजवादी आपको चर्चा कर चुके। अखंडता, देश के हिस्से अलग नहीं हो सकते, भौगोलिक हिस्से अखंड है, खंड खंड नहीं हो सकते, इसके अखंड है यानी जुड़ा हुआ है। इंटीग्रिटी है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि हमारे संविधान के, अब अगर हम वर्तमान परिदृश्य को यहां पर देखें तो यहां तक बात स्पष्ट होकर चली आई। आगे चलिए, एक केस आता है एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई का मामला 1994 का है। यह है कर्नाटक के मुख्यमंत्री और वहां पर 356 राष्ट्रपति शासन, आगे हम लोग बातचीत करेंगे, अनुच्छेदों का भी दबाव हम आपके ऊपर नहीं डालना चाहते। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। 356 राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एसआर बोम्मई साहब। एसआर बोम्मई के इस मामले में क्या कहा गया? फैसले में कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना एक प्रकार से क्या है? हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात कही गई। और ये कहां कहा गया है? 1994 के मामले में। यहां पर अगर बात करें तो 9 जजों की पीठ थी। कितने जजों ने यह फैसला दिया है? 9 जज। तो बिल्कुल माइंड से इस बात को हटा दीजिए कि 9 जजों की पीठ है तो ये केशवानंद भारती वाले फैसले को बदल देगी। केशवानंद भारती के केस में आज तक सबसे ज्यादा 13 जज बैठे थे। 13 जज के फैसले को 9 जज की जज कैसे बदल सकती है? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी फैसले को बदलना है तो उससे ज्यादा जज होने चाहिए। इसलिए ये तो ये कह ही नहीं सकते थे कि संविधान का भाग है कि नहीं है, क्योंकि वहां कह दिया गया स्पष्ट रूप से है, तो ये भी है ही कहेंगे। पर इनमें इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, अभिन्न है, महत्वपूर्ण है, ये बात इन्होंने कह दिया। तो एसआर बोम्मई वाला 1994 का मामला, इसमें कहा गया। फिर एक है LIC का मामला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये लाइफ यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसमें कुछ ऐसा विवाद था। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी जब केस बताएंगे इसके सारे केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक कंपनी है गुजरात की,
उस कंपनी के कुछ लोगों का बीमा कराया था। इस सरकार ने अपनी एक बीमा पॉलिसी ऐसी निकाली थी, सरकार कह रहे हैं LIC ने एक ऐसी बीमा पॉलिसी निकाली थी जिसमें केवल सरकारी सदस्यों का बीमा कराया जाता था, या फिर वो लिमिटेड कंपनी में काम करता हो उनका ही बीमा कराया जा सकता था। इस बात का तुरंत जिक्र आ गया, क्या ये देश में ऊंच नीच की बात कर रही है LIC? सरकार ने उस पर निर्णय दिया और इस केस में सरकार के निर्णय को चुनौती दे दी गई। सरकार ने कहा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया और LIC का मामला 1995 का है और इसमें कहा गया कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ प्रस्तावना को लेकर भी हिंट किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी केस का जो और मुद्दा है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण कम से कम 20-25 केसेज आपको पढ़ने हैं। पूरे केसेज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पुस्तकों में थोड़ा कम दिए हुए होते हैं, वन लाइनर फैक्ट दिए हुए होते हैं, उनको नहीं, बहुत डिटेल में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। LIC का मामला 1995 में आया। इसमें कहा गया प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये आंतरिक हिस्सा है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, आंतरिक हिस्सा है, इतना महत्वपूर्ण दे दिया गया। यहां पर 2 जजों की पीठ थी, तो देखिए 2 जजों की पीठ है, बदल तो सकती नहीं थी उस फैसले को कि हिस्सा है कि नहीं है। हिस्सा है, पहले स्वीकार किया जा चुका 13 लोगों के द्वारा, इसलिए 2 लोग उसको बदल नहीं सकते थे। उसमें और उन्होंने एक एडजेक्टिव बढ़ा दिया, एक विशेषण बढ़ा दिया, आंतरिक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहने का मतलब इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को देखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रस्तावना को देखा, प्रस्तावना को बहुत डिटेल में हमने बात करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना रही, एकमात्र संशोधन हुआ। वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, समराइज कर रहे हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना भाग है, आपका उत्तर होगा बिल्कुल भाग है। आपसे पूछेगा कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में कह दिया गया। जैसे अन्य जगहों पे संशोधन हो सकता है वहां प्रस्तावना में भी हो सकता है। फिर आपसे पूछा जाए क्या ये न्यायालय द्वारा लागू कराई जा सकती है, आप कहेंगे नहीं लागू कराई जा सकती। आपसे पूछा जाए क्या ये विधायिका को कोई शक्ति देती है संसद को, आप कहेंगे नहीं देती है। आपसे पूछा जाए क्या ये कम करती है शक्तियों को, आप कहेंगे नहीं करती है। ये सारे चीजों के साथ इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद।